दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य कैसा दिखेगा? क्या हमें साल 2050 की झलक देखने के लिए किसी टाइम मशीन की आवश्यकता है? जी नहीं। वास्तव में हमारी पृथ्वी पर ही कुछ ऐसे देश मौजूद हैं जो आज ही वर्ष 2050 के भविष्य में जी रहे हैं। इन देशों ने अपनी सीमित ज़मीन, संसाधनों की कमी और मुश्किल हालातों को विज्ञान, बेजोड़ तकनीक और अटूट अनुशासन के दम पर मात दे दी है। तो चलिए आज हम 3 ऐसे देशों की यात्रा पर निकलते हैं जो भविष्य की कल्पनाओं को हकीकत बना चुके हैं। सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर नक्शे पर तो सिर्फ एक छोटे से बिंदु जैसा ही दिखता है, लेकिन इस देश की तकनीक और चमक पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है। ये देश एक ऐसा नन्हा सा द्वीप है जिसने अपनी ज़मीन की कमी को अपने दिमाग की ताकत से भर दिया है। जैसे ही आप सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको ये स्थान सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि साल 2050 का एक पोर्टल दिखाई देगा। इस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल यानी झरना गिरता है, जिसके चारों ओर हजारों असली पेड़ पौधे लगे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने एयरपोर्ट के अंदर ही अपना घर बना लिया हो। यहाँ टर्मिनल्स के बीच चलती ड्राइवरलेस ट्रेनें और रोबोटिक हेल्पर्स आपको बताते हैं कि सिंगापुर में इंतजार करना बीते जमाने की बात हो चुकी है। वहीं जैसे ही आप सिंगापुर के एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी शहर में नहीं बल्कि एक आलीशान बगीचे में आ गए हैं। सिंगापुर ने सिटी इन ए गार्डन के कंसेप्ट को सच कर दिखाया है। यहाँ गगनचुंबी इमारतों की छतों और दीवारों पर घने जंगल उगे हुए हैं जिन्हें वर्टिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। गार्डन्स बाय द बे में खड़े विशालकाय सुपर ट्रीज को देखिए। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि ये सौर ऊर्जा को सोखते हैं, बारिश का पानी जमा करते हैं और रात को एक जादुई लाइट शो पेश करते हैं। यहाँ कंक्रीट की गर्मी को सोखने के लिए हर इंच पर हरियाली का पहरा है जो इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा और ताज़ा महानगर बनाता है। सिंगापुर का असली जादू उसकी सड़कों पर दिखता है, जहाँ आपको कभी भी ट्रैफिक जाम या गाड़ियों के हॉर्न का शोर सुनाई नहीं देता। यहाँ हर सड़क और हर सिग्नल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। ये तकनीक ट्रैफिक को खुद ब खुद कंट्रोल करती है, जो कि सीधे सैटेलाइट्स की मदद से ये जान लेती है कि किस सड़क की ओर ट्रैफिक अधिक है। बस उस ओर की सारी ट्रैफिक लाइट्स अधिक समय तक ग्रीन होना शुरू हो जाती है और जाम लगने से पहले ही ट्रैफिक तेजी से साफ हो जाता है। एक और बात यह है कि सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा अद्भुत है कि लोग अपनी कार का इस्तेमाल करना ही पसंद नहीं करते। यहाँ मेट्रो और बसों का नेटवर्क इतना सघन और आपस में जुड़ा हुआ है कि आप बिना किसी उलझन के शहर के किसी भी सुदूर कोने तक मिनटों में पहुंच सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी समय की पाबंदी है। यहाँ हर बस या रेल प्रत्येक सेकंड्स की सटीकता के साथ चलती है। यात्रियों की सुविधा के लिए सिंगापुर में स्मार्ट पेमेंट और कवर्ड वॉकवेज यानी ढके हुए रास्तों जैसी व्यवस्थाएं हैं जो भारी बारिश या तेज धूप में भी सफ़र को बाधाहीन बनाती है। सिंगापुर के पास अपना पीने का पानी तक नहीं था, लेकिन विज्ञान ने इस कमी को भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उन्होंने NE वाटर नाम की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे वो समुद्र के खारे पानी और यहाँ तक के गंदे नालों के पानी को भी इतना शुद्ध बना देते हैं कि वो किसी मिनरल वाटर से भी बेहतर रहता है। और ये सब मुमकिन हुआ है सिंगापुर के अटूट अनुशासन की वजह से। इस देश को अक्सर द फाइन सिटी कहा जाता है, जिसके 2 मतलब है। एक तो ये कि ये शहर बहुत ही शानदार यानी फाइन है, और दूसरा ये कि यहाँ छोटी सी गलती पर भी भारी जुर्माना यानी फाइन लगता है। सिंगापुर में सड़क पर थूकना, च्युइंगम चबाना या लिफ्ट में गंदगी फैलाना आपको जेल की हवा खिला सकता है। सुरक्षा के मामले में सिंगापुर इस भांति आगे है कि यहाँ एक महिला रात के 2 बजे भी अकेले बेखौफ होकर सड़क पर घूम सकती है या पार्क में जाकर सो सकती है। पूरे शहर में हजारों हाईटेक कैमरे लगे हैं जो AI की मदद से प्रत्येक इंसान की हर हरकत पर नजर रखते हैं। यहाँ चोरी या छीना झपटी जैसी घटनाएं सुनना भी अचरज की बात मानी जाती है। सिंगापुर की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने साल 2050 की तस्वीर आज ही खींच दी हो। मरीना बे सैंड्स जैसी इमारतें जिनके ऊपर नाव के आकार का एक विशाल पार्क और स्विमिंग पूल बना है, इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती देती है। यहाँ की हर बिल्डिंग सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी, बल्कि उनमें ऊर्जा बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के स्मार्ट सिस्टम लगे हैं। वस्तुतः सिंगापुर एक ऐसा टापू था जिसके पास न खेती की ज़मीन थी और ना ही पीने के लिए पानी, परंतु अपने तकनीकी ज्ञान और लोगों की मेहनत से ये टापू आज दुनिया का सबसे समृद्ध और आधुनिक देश है। सिंगापुर साबित करता है कि अगर इंसान विज्ञान, प्रकृति और अनुशासन का सही तालमेल बिठा ले तो वो इसी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है। जापान।
दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहां तकनीक सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि लोगों की सादगी और उनके जीने के तरीके में रची बसी है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भविष्य का वो ट्रेलर है जो हमें दिखाता है कि अगर विज्ञान और अनुशासन हाथ मिला ले तो दुनिया कैसी दिख सकती है। भविष्य के इस अनुभव की शुरुआत होती है जापान के उन किरदारों से जिन्हें हम रोबोट्स कहते हैं। जापान में इंसान और मशीन के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो चुकी है कि कई बार ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने खड़ा वेटर आपको चाय पिला रहा है या बस अपनी बैटरी चार्ज होने का इंतजार कर रहा है। जापान के होटलों में आपका स्वागत डायनासोर जैसे दिखने वाले रोबोट्स करते हैं जो न केवल आपकी भाषा समझते हैं बल्कि बिना थके और बिना सैलरी बढ़ाने की मांग किए 24 घंटे सेवा में तैनात रहते हैं। यहाँ पानी में मछलियों की भांति भी रोबोट्स तैरते हुए देखे जा सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। वस्तुतः जापान ने अपनी गिरती जनसंख्या की चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। जापान की सरकार ये भली भांति समझती है कि आने वाले भविष्य में उनके यहाँ इंसानों की भारी कमी होने वाली है, क्योंकि अधिकतर जापानी युवक बच्चों को पैदा करने एवं पालने में रुचि ही नहीं रखते। यही वजह है कि इंसानों की कमी की भरपाई जापान अब अपने रोबोट्स के जरिए कर रहा है। ये रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों में ही काम नहीं करते बल्कि ये बुजुर्गों का हाथ बटाने और बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके घरों का हिस्सा भी बन चुके हैं। विशेष बात यह है कि जापानी सुविधाओं का यह सिलसिला सिर्फ होटलों के कमरों तक सीमित नहीं है बल्कि जापान की हर गली में एक अनोखा सुविधाजनक साम्राज्य फैला हुआ है। वेडिंग मशीन्स का साम्राज्य। यहाँ आपको हर 20 कदम पर एक ऐसी मशीन खड़ी मिलेगी जो किसी जादू के पिटारे से कम नहीं है। इन मशीनों से आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि गर्मा गर्म नूडल्स, ताज़ी सब्जियाँ, छाते और यहाँ तक कि ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल शर्ट भी खरीद सकते हैं। इन मशीनों को देखकर ऐसा लगता है मानो जापानी लोग दुकानदार से मोलभाव करने के झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर चुके हैं। बस सिक्का डालिए और 2050 की तकनीक आपकी हथेली पर हाजिर है। लेकिन जब हम जापान की आधुनिकता की बात करते हैं तो उनके टॉयलेट्स का जिक्र किए बिना बात अधूरी ही रह जाती है। यहाँ के बाथरूम किसी अंतरिक्ष स्टेशन के कॉकपिट जैसे लगते हैं जहाँ बटनों की एक पूरी फौज आपकी सेवा में खड़ी होती है। ये टॉयलेट्स सिर्फ सीट गर्म नहीं करते बल्कि आपके बैठने पर मधुर संगीत सुनाते हैं और कुछ तो आपके स्वास्थ्य की जांच करके ये भी बता सकते हैं कि आज आपको अपनी डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए। साथ ही जापान के लिए सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह है। यहाँ कचरे को फेंकने की बजाय उससे ऊर्जा हासिल करने की कला सीखी जाती है। जापानी लोग अपने कचरे को 45 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं जिसे बाद में रिसाइकल करके या तो बिजली बनाई जाती है या फिर समुद्र के बीचों बीच कृत्रिम द्वीप तैयार किए जाते हैं। ओडाबा जैसे आलीशान शहर जो आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक है असल में कभी कचरे के ढेर हुआ करते थे। जापान ने दुनिया को सिखाया है कि प्रदूषण को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसे भविष्य के निर्माण में लगा देना है। सीमित जगह और बढ़ते पर्यावरण प्रेम ने जापान में एक और क्रांति को जन्म दिया है जिसे हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। चूँकि जापान के किसानों के पास खेती के लिए जमीन कम है इसलिए उन्होंने खेतों को इमारतों के अंदर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ मिट्टी की जगह पानी और पोषक तत्वों का वैज्ञानिक घोल इस्तेमाल होता है और सूरज की रोशनी की जगह गुलाबी और नीली LED लाइट्स लगाई जाती हैं। वस्तुतः जापान में सब्जियों को खेतों में नहीं बल्कि मानो एक हाईटेक लैब में तैयार होती हैं जो पूरी तरह से शुद्ध और कीटनाशकों से मुक्त होती हैं। यहाँ तक कि जापानी लोगों ने चौकोर तरबूज तक उगा लिए हैं ताकि वो फ्रिज में जगह कम घेरे और लुढ़के तो बिल्कुल भी नहीं। जमीन के इन अनोखे प्रयोगों के साथ साथ जापान ने आसमान छूती इमारतों को भी एक नई सुरक्षा दी है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जापान में भूकंप आना उतना ही आम है जितना हमारे यहाँ बारिश का होना, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग ने मौत के इस डर को भी मात दे दी है। जापान की गगनचुंबी इमारतें भूकंप के समय गिरती नहीं बल्कि रबर के पैड्स और पेंडुलम तकनीक की वजह से मजे में झूलती रहती हैं। जब धरती कांपती हैं तो ये इमारतें बस एक लय में डांस करती हैं और भूकंप थमते ही अपनी जगह पर शान से खड़ी रहती हैं। वहीं जब ये इमारतें स्थिर खड़ी रहती हैं तब इनके नीचे और ऊपर से गुजरती है जापान की वो नसें जिन्हें हम शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन कहते हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है ट्रेनें तकनीक और अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर यहाँ ट्रेन 10 सेकंड भी लेट हो जाए तो रेलवे अधिकारी इसे एक राष्ट्रीय शर्म मानते हैं और यात्रियों से बाकायदा लिखित में माफ़ी मांगी जाती है क्योंकि जापान रफ्तार से कोई समझौता नहीं करता। साथ ही इतनी तेज़ रफ्तार और कड़ी
मेहनत के बीच जापानी समाज ने एक बहुत ही अजीब लेकिन सम्मानजनक परंपरा को जन्म दिया है जिसे इनुमेरी कहते हैं। यहाँ अगर कोई कर्मचारी ऑफिस के काम के दौरान सो जाता है तो बॉस उसे आलसी समझकर डांटता नहीं बल्कि उसे सम्मान देता है। उनका मानना है कि वो व्यक्ति काम करके इतना थक चुका है कि उसका शरीर अब आराम मांग रहा है। वस्तुतः जापानी लोग काम के प्रति इतने पक्के होते हैं कि ये हमेशा ही अपने ऑफिस में समय से पहले पहुंच जाते हैं और ऑफिस का समय पूरा होने के बावजूद भी काम में जुटे रहते हैं। यहाँ सिर्फ लेट आने वाले को ही नहीं बल्कि समय पर आने वाले को भी तिरस्कार के नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि जापानी लोगों का मानना है कि समझदार और मेहनती व्यक्ति वो है जो समय से पहले ही पहुंच जाए। दक्षिण कोरिया। दोस्तों, अगर आप रात के समय अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को निहारें तो आपको कोरियाई प्रायद्वीप पर एक बहुत ही अजीब सा नज़ारा दिखेगा। इस प्रायद्वीप का ऊपर का आधा हिस्सा यानी उत्तर कोरिया बिल्कुल अंधेरे में डूबा नजर आता है, मानो वहाँ वक्त थम गया हो। लेकिन उसके ठीक नीचे का हिस्सा यानी दक्षिण कोरिया रोशनी से ऐसा जगमगा रहा होता है कि उसे देखकर आपको यूं लगेगा मानो वहाँ खुशियों का कोई मेला लगा हो। असल में आज से करीब 73 साल पहले साल 1953 में जब कोरियाई युद्ध खत्म हुआ तो ये दोनों हिस्से यानी उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया एक जैसे ही गरीब और बर्बाद थे। लेकिन यहाँ से इन दोनों भाइयों ने दो अलग अलग रास्ते चुने। उत्तर कोरिया ने खुद को दुनिया से काट लिया और अपनी सारी ताकत हथियार बनाने में झोंक दी, जबकि दक्षिण कोरिया ने शिक्षा और तकनीक पर अपना दांव लगा दिया, जिसका नतीजा साफ है। जहाँ उत्तर कोरिया आज भी पाबंदियों और भूख से लड़ रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया ने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने सैमसंग, ह्युंडई और एलजी जैसे ब्रांड्स को जन्म दिया, जिन्होंने देखते ही देखते दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। जब आप दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको एहसास होता है वहां की रफ्तार का। जहां बाकी दुनिया अभी 5G के सपने देख रही है, दक्षिण कोरिया 6G की तैयारी पूरी कर चुका है और 7G की शुरुआत में है। यानी यहां का इंटरनेट इतना तेज है कि आप पूरी फिल्म को पलक झपकते ही डाउनलोड कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया की बसों और मेट्रो में मिलने वाला फ्री वाईफाई भी हमारे घरों के ब्रॉडबैंड से तेज चलता है। इस देश का सोंगडो शहर तो पूरी तरह से भविष्य का एक नमूना है। यह एक ऐसी स्मार्ट सिटी है जिसे जीरो वेस्ट और हाईटेक लिविंग के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ कचरा फेंकने के लिए आपको कचरे की गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हर घर में लगे न्यूमेटिक पाइप्स कचरे को सीधे रिसाइकलिंग सेंटर तक खींच लेते हैं। यहाँ तक कि कई कैफ़े आदि में तो रोबोटिक हाथ आपके लिए वैसी ही कॉफ़ी तैयार करते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल वेटर काम करता है। ये देश साबित करता है कि मशीनें इंसानों का काम छीनने नहीं बल्कि उनके जीवन को साल 2050 जैसा आसान बनाने आई है। लेकिन दक्षिण कोरिया सिर्फ मशीनों का ही नहीं बल्कि खूबसूरती का भी भविष्य है। यहाँ की स्किन केयर और ब्यूटी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग अपनी त्वचा का ख्याल किसी लैब एक्सपेरिमेंट की तरह रखते हैं। यहाँ ऐसी मशीनें हैं जो आपकी फ़ोटो देखते ही बता देगी कि आपकी त्वचा को किस विटामिन की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया की मेडिकल तकनीक खासकर प्लास्टिक सर्जरी और जेनेटिक रिसर्च ऐसी उन्नत है कि दुनिया भर से लोग अपना शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने इस देश में आते हैं। खूबसूरती और तकनीक के साथ साथ दक्षिण कोरिया ने अपनी सॉफ्टवेयर शक्ति से भी पूरी दुनिया का दिल जीता है। जिस PUBG ने वीडियो गेम की दुनिया को ही नया आयाम दे डाला था, उसकी उत्पत्ति दक्षिण कोरिया में ही हुई थी। यहाँ काकाओ टॉक, नवेर तथा लाइन जैसी अनेकों अनोखी ऐप्स लॉन्च हुई हैं जो शॉपिंग से लेकर टैक्सी बुकिंग जैसे अनेकों काम निपटा देती है। वस्तुतः भारत की पेटीएम एवं ब्लिंकिट या स्विगी जैसी ऐप्स इन्हीं कोरियाई ऐप्स को देखकर ही बनाई गई हैं। दक्षिण कोरिया की इस तेज बुद्धि और चमक धमक के पीछे जो असली ताकत है वो है वहाँ का अनुशासन। दक्षिण कोरिया में शिक्षा को किसी प्रार्थना से कम नहीं माना जाता। यहाँ के छात्र दिन में 12 से 15 घंटों तक पढ़ाई करते हैं और उनके माता पिता अपनी पूरी कमाई बच्चों की शिक्षा पर लगा देना पसंद करते हैं। दक्षिण कोरिया का शिक्षा के प्रति समर्पण कितना है उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब इस देश में नेशनल लेवल की परीक्षाएं होती हैं तो पूरे दक्षिण कोरिया में सन्नाटा छा जाता है। आप पार्टियां या शोर नहीं कर सकते और डीजे वगैरह बजाना तो भूल ही जाइए। यहाँ तक कि परीक्षा के दौरान हवाई जहाज़ों का उड़ना भी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि छात्रों की एकाग्रता भंग ना हो। यही वो कड़ा अनुशासन और कड़ी मेहनत है जिसने एक बर्बाद देश को दुनिया की महाअर्थव्यवस्था बना दिया है। सियोल शहर की सड़कों के नीचे पूरी की पूरी अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड दुनिया बसी हुई है, जहां हजारों की संख्या में आलीशान मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क बने हैं। यानी इस स्थान पर आप बिना धूप या बारिश की चिंता किए घंटों बिता सकते हैं। साथ ही परिवहन के मामले में दक्षिण कोरिया हाइपर लूप और उड़ने वाली टैक्सियों पर काम कर रहा है। उनकी मेट्रो ट्रेनें इतनी आधुनिक है कि उनके अंदर की हवा भी एयर प्यूरीफायर से साफ की जाती हैं और सीटों को सर्दियों में गर्म रखा जाता है ताकि सफ़र करना थकान का नहीं बल्कि आराम का एक जरिया बन सके। कुल मिलाकर दक्षिण कोरिया की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर किसी देश के पास शिक्षा, तकनीक और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो वो देश अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उत्तर कोरिया के पास शायद बड़ी मिसाइलें हों, लेकिन दक्षिण कोरिया के पास वो भविष्य है जिसे पूरी दुनिया आज जीने की इच्छुक है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत को भी दक्षिण कोरिया की ही तरह अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमारी पृथ्वी चैनल के सफ़र को यूं ही अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।